श्रोताओं को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद शाहनवाज आज फिर एक बार आपके बीच हाजिर हूँ और मेरे साथ हैं लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गौरीशंकर शर्मा, एडवोकेट। शर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। शर्मा जी, लोक समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है। लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है और बहुत जल्द पहला चरण भी हो जाएगा 19 अप्रैल को। तो इसमें पार्टी की क्या प्रक्रिया है, कहाँ कहाँ चुनाव लड़ रही है, और जो हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी वो बार बार बयान दे रहे हैं आरक्षण को लेकर, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि लोक समाज पार्टी का जो कैंडिडेट जो हैं वो चौथे, पाँचवें और छठे चरण में। ठीक, मध्य प्रदेश के लिए हम 5 टिकट भेज चुके हैं। बिहार के लिए 1 सीट पश्चिमी चंपारण के लिए भेज दिए हैं और दिल्ली में 3 सीट, यूपी में 2 सीट अभी है, हो सकता और कर जाए जी, और राजस्थान के लिए 1 सीट। इतने पर उम्मीदवार हो चुके हैं जी, और हो सकता है उम्मीदवार और बढ़ जाए। जी, अब रही बात हमारे माननीय गृह मंत्री जी, और पूर्व तड़ीपार, जी, अब तो तड़ीपार नहीं, पूर्व तड़ीपार, जी, ये गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने 2 दिन बयान आया है उनका, और बयान की कटिंग आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले ये है 14 अप्रैल का जी। कि आरक्षण ना खत्म होगा ना। शर्मा जी, कौन से अखबार में दें? ये जनसत्ता है। जनसत्ता, ठीक है। और ऐसे ही इसी पेपर में, जनसत्ता में, अगले दिन फिर छपा 15 अप्रैल 2024। ठीक है, और हेडिंग देख लीजिए इनका क्या जी। है। तो अब इसमें हुआ क्या, इसके पहले मैं आपको आरक्षण की हिस्ट्री बता देना, कहाँ से शुरुआत हुआ है। आज़ादी के 65 साल पहले से महान विचारक श्री ज्योतिराव गोविंदराव फूले, उनको शॉर्टकट में ज्योतिबा फूले, ने उस समय यह मांग किए कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के साथ सरकारी नौकरियों में सभी के लिए आरक्षण का प्रतिनिधित्व किया जाए। यानी जो नींव डाली गई वो ज्योतिबा फूले ने किया, और उसी के आसपास छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके शासन काल में देखे कि उनके शासन में जो जिनकी ज़्यादा आबादी है उनकी भागीदारी कम थी, और जिनकी जनसंख्या बहुत कम है उनकी भागीदारी बहुत ज़्यादा है। तो इस विषमता को देखते हुए उन्होंने अपने साम्राज्य में आरक्षण लागू किया और कहा कि ओबीसी दलित इतने होंगे और उसके बाद में दूसरी जातियां होगा। तो आरक्षण की शुरुआत जो है, सबसे पहले न्यू तो ज्योतिबा फुले ने डाला और शुरुआत छत्रपति महाराज शिवाजी ने अपना किया। उसके बाद में हंटर आयोग का गठन हुआ कि भाई इस आरक्षण पर अपनी राय दें। फिर जो काका कालेलकर की समिति गठन हुआ और 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई के शासनकाल में ये अपना मंडल आयोग का गठन हुआ, जो 31 दिसंबर 1980 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को सौंपे थे। इंदिरा गांधी से चूक ये हुआ कि उस मंडल कमीशन को ठंडे बस्ते में डाल दिया, लेकिन जब 1988 में जनता दल का गठन हुआ तो लालू यादव, शरद यादव, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह, रामविलास पासवान, मधुलिमे जैसे जितने भी
समाजवादी नेता थे, इनसे बीपी सिंह से कमिटमेंट लिए कि आप सत्ता में आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे तो मंडल कमीशन को लागू करेंगे। बीपी सिंह ने ये कमिटमेंट किया था और प्रधानमंत्री के बनने के बाद में उन्होंने 13 अगस्त 1990 को ये मंडल कमीशन लागू हुआ और उसी का सबसे ज़्यादा विरोध आज जो देश के प्रधानमंत्री हैं श्री अमित शाह जी, उन्हीं के पार्टी के लोगों ने इस मंडल कमीशन का सबसे ज़्यादा विरोध किया। मुझे नहीं पता कि अमित शाह की भूमिका उस समय क्या थी, लेकिन आज के प्रधानमंत्री की भूमिका उस आरक्षण के खिलाफ थी। अब रही बात कि इसका हश्र क्या हुआ, 1992 में इंदिरा साहानी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर का फैसला सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की विशेष पीठ में से 3 के खिलाफ 6 जजों ने फैसला दिया कि मंडल कमीशन जायज है और उन्होंने ये माना कि उस समय जो सरकार में भागीदारी है पिछड़ी जातियों का 100 नौकरी में से 1.5 नौकरी थी, अर्थात 200 नौकरी में से मात्र 3 नौकरी पिछड़ी जातियों की थी। तो उन जजों ने ये माना कि ये वर्ग जो है सदियों दर सदियों, पीढ़ी दर पीढ़ी सताए गए थे, इनको पढ़ने नहीं दिया गया था, मुख्य धारा में लाने के लिए ये आरक्षण जायज है। और उसी का विरोध सबसे पहले भाजपा फिर कांग्रेस अंदर से किया और जब ये सफल नहीं हो पाए तो देखे कि मेरा वोट बैंक खिसक हो जाएगा, तो लाल कृष्ण आडवाणी जी जिनको भारत रत्न मिला है, इस बहुत बड़ी आबादी के खिलाफ षड्यंत्र रच करके इन्होंने अपना कमंडल यात्रा निकाला और इस देश की जनता जिनको इस आरक्षण का लाभ मिल रहा था उस आबादी को इस अयोध्या के तरफ डाइवर्ट कर दिया और फिर धीरे धीरे अयोध्या मथुरा काशी कर दिए। लोग मंडल कमीशन भूल गए और 1991 से लेकर के 1996 तक श्री नरसिंह राव की सरकार रही। नौकरशाही पूरा सामंतवादी थी और कांग्रेस में जो लोग थे वो भी सामंतवादी सोच के थे, संविधान विरोधी थे। वे नहीं चाहते थे कि इस देश में बराबरी कायम हो, इसलिए मंडल कमीशन की ऑब्जेक्ट को डिफीट करने के लिए उन्होंने भूमंडलीकरण, निजीकरण और उदारीकरण का रास्ता किया। हालांकि भूमंडलीकरण और उदारीकरण जरूरी था देश की अर्थव्यवस्था के लिए, लेकिन निजीकरण जरूरी नहीं था। उन्होंने ऐसा किया इसलिए कि भाई जब बांस ही नहीं रहेगा तो बांसुरी कहाँ बजेगी, तो यानी जब सरकारी संपत्ति नहीं रहेगी तो आरक्षण कहाँ मिलेगा। तो इस सिस्टम से वो किया गया 1993 में निजीकरण। और अटल बिहारी वाजपेयी जी जब तीसरी बार 13 महीने के बाद तीसरी बार सरकार 1998-99 में बनाए तो 2004 तक 24,000 करोड़ की सरकारी संपत्ति बेच के गए थे। ये अमित शाह इसको नकार नहीं सकते हैं। अब इसके बाद में जब 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही तो उस सरकार ने भी सरकारी संपत्तियों का बेचा नहीं, वो शेयर बेचे। लेकिन ये अपना नरेंद्र मोदी जी जब आए हैं तो इनका छिपा एजेंडा था, आरएसएस का छिपा एजेंडा है। ये 2013 के चुनाव में जब ये चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष घोषित कर दिए गए थे नरेंद्र मोदी जी, कहीं किसी जनसभा में नहीं कहा कि मैं आरक्षण खत्म करूंगा। इनका आंतरिक था, ये मुंह में राम बगल में छुरी वाली व्यक्ति है, ये पार्टी है जिसने ऐसा किया। और जब ये देश के प्रधानमंत्री 26 मई 2014 को बने तो 25 दिसंबर 2014 को वाराणसी DLW मंडुआडीह वहाँ गए, डीजल लोकोमोटिव वर्क कारखाने का एक्सटेंशन ब्लॉक का उद्घाटन करने गए थे। तो वहाँ पर यूनियन का एक लीडर ने कहा कि आप क्यों उद्घाटन कर रहे हो जब आपको प्राइवेट में बेचना है। तो मोदी जी से एकदम सकपका गए, एक बहुत ही उनको शॉक लगा कि कौन ऐसा व्यक्ति ऐसा कह दिया। और ये पूरा लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ,
उसी समय वहाँ मंडुआडीह में अपना जनसभा करना था। जनसभा में नरेंद्र मोदी जी बोले थे कि ये मेरी माँ है, इस पर मैंने चाय बेचा, इससे मेरी जिंदगी खड़ी हुई है, इसको बेचने का सवाल ही नहीं होता। और उस दिन का जवान देखिए नरेंद्र मोदी का, और आज देखिए कि कितनी रेल की संपत्ति बेची गई है और इन्होंने क्या किया। तो आज जो श्री अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं और ये पूर्व कड़ी पार हैं, ये जो है आज घबरा करके बयान दे रहे हैं, जनता को फिर मिसगाइड कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं कि जनता हमारी तरफ से मोह भंग ना करे कि आरक्षण ना खत्म होगा ना करने देंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि नरेंद्र मोदी जी, आप और आपके गृह मंत्री जी बताइए कि जब बांस ही नहीं है तो बांसुरी कहाँ रहेगा, कैसे बजेगा। जब आपने देश की लगभग 99% संपत्ति प्राइवेट कर दिया है तो आरक्षण कहाँ दोगे। और इन्हीं गृह मंत्री के शासनकाल में 2017, उस समय थी, ये दूसरे विभाग में थे, ये मंत्री नहीं थे, ये अध्यक्ष वगैरह चल रहे थे उस समय। 2015 में ओबीसी के 345 व्यक्ति यूपीएससी पास किए थे, वो 2 साल ट्रेनिंग की है। 2017 में जब जनवरी 2017 से 7वां पे कमीशन लागू हुआ तो उसकी आड़ लेकर के जो सिलेक्टेड थे और ट्रेनिंग कर चुके थे 345 बच्चों को नरेंद्र मोदी की सरकार ने ज्वाइन नहीं करवाया और ये कह दिया कि आप क्रीमी लेयर से बाहर हो, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब उनका सिलेक्शन हुआ था तो 7वां पे कमीशन लागू नहीं हुआ था। तो एक तो ये है, और जो अमित शाह जी कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म नहीं हुआ होगा, तो ये लेटरल एंट्री सिस्टम किसके समय में लाया गया है? लेटरल एंट्री सिस्टम इन्हीं के समय में लाया गया है। लेटरल एंट्री सिस्टम यह है, ये नियम बना दिए हैं कि 60% सिलेक्शन प्राइवेट कंपनियों से सेक्रेटरी बनाए जाएंगे और 40% सिलेक्शन यूपीएससी से होगा। तब लोगों में ये धीरे धीरे विद्रोह हुआ। अब इस समय का जो रिजल्ट है ये तो और लेट में आना चाहिए था, तो लोगों को गुमराह करने के फिर रिजल्ट जल्दी पास करवा दिए और प्रचार करवा रहे हैं कि 356 ओबीसी के 177 दलित आए हैं और वो आदिवासी आए हैं ताकि लोगों का दिमाग डाइवर्ट न हो। ये बड़े शातिर लोग हैं, ये ऐसा किए हैं। ये तो रिजल्ट बाद में आना था, तो इलेक्शन के समय ये पहले करवा दिए हैं। अब रही बात आपका, ये किसी वो एक चैनल के पत्रकार ने, एंकर ने पूछा अमित शाह जी से कि आपने कहा था कि 15 लाख आएंगे सबके खाते में, तो इन्होंने खुद बोला ये जुमला है, ऐसे होता रहे तो ये तो सभी पार्टियां करती है, जुमला था। तो श्री अमित शाह जी जो अभी 13 अप्रैल और 14 अप्रैल, 13 अप्रैल का बयान 14 अप्रैल में छपा और 14 अप्रैल के बयान 15 अप्रैल में छपा। ये घबरा करके लोगों को फिर से गुमराह करने के लिए ये कहे हैं कि आरक्षण ना खत्म होगा ना करने देंगे। ये तो खुद आरक्षण खत्म कर दिए हैं। कुछ वीडियो ऐसी भी आ रही हैं मार्केट में और सोशल मीडिया पे देखी जा सकती हैं कि भाजपा की जहाँ पर भी प्रचार की गाड़ियाँ हैं या कोई नेता है उनको भगाया जा रहा है गाँवों से। कई गाँवों में लिखवा भी दिया है कि भाजपा का आना मना है। भारतीय जनता पार्टी वास्तव में घड़ियाली आंसू का काम करती है। जब वोट लेने होता तो हिंदू हिंदू की बात करती है, लेकिन शासन प्रशासन में भागीदारी की बात होती है तो आप हिंदू नहीं हो, आपका अधिकार खत्म कर दिया जाता है। और इसीलिए जब जाति गणना की बात आई थी तो ये अमित शाह जाति गणना क्यों नहीं करवाए? तो जाति जनगणना का यही कंसेप्ट था ना कि पता चल जाएगा किसकी, किस क्लास की, किस वर्ग की, किस धर्म की कितनी जनसंख्या है, और जब जनसंख्या उसी के हिसाब से भागीदारी दे दो। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने अपना जनगणना कराया, पता चल गया कि जो बहुत बड़ी आबादी उसको साइड में कर दिया गया। तब उन्होंने 65% आरक्षण किया और 67% तमिलनाडु में है। तो आरक्षण की सीमा जो है, मैं समझता हूँ कि जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के हिसाब से कर दें, या तो उसमें जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी कर दें, या ऐसा सिस्टम करें कि भाई लोगों को महसूस ना हो कि देश तो मेरा है लेकिन शासन मेरा नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी हिस्सेदारी नहीं है। आप जाइए देखिए पूरे हिंदुस्तान में
सर्वे कीजिए, हाई कोर्ट के जजों, सुप्रीम कोर्ट के जजों, देश के यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और बड़े बड़े प्रोफेसर हर यूनिवर्सिटी के, उसमें दलित, ओबीसी, आदिवासी की लोग कहाँ हैं? जब आप प्रतिनिधित्व नहीं दोगे तो लोग तो कहेंगे कि आपसे हटेंगे। ये तो मैं क्या खटखट कर रही है यार। अभी आप बात कर रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी भागीदारी। लोक समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है, लोकसभा का 2024 का चुनाव, क्या भागीदारी इस बार रहेगी सरकार में? भागीदारी भाई जीत के आएंगे तो भागीदारी तो मतलब जो ऐसे हम नहीं है कि हम अपनी सरकार बना लेंगे, लेकिन नेक्स्ट चाहे असेंबली का इलेक्शन हो, चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो, लोक समाज पार्टी की सरकार बनेगी। हम लोगों का विजन है कि सबको एडजस्ट करके, समाहित करके चलिए, तभी समाजवाद सफल होगा। आज समाजवाद को तो एक साइड में रख दिया गया है, पूंजीवाद हावी कर दिया गया, जातिवाद हावी कर दिया, भाई भतीजावाद हावी कर दिया गया, जो संविधान के खिलाफ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार।